स्टूडेंट्स, तो आज हम ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें समझने लायक बहुत कुछ है और प्रैक्टिस करने का इसमें ज़्यादा रोल रहेगा आपका ना। तो प्रैक्टिस बहुत कीजिए इस चैप्टर की। मैं आप कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। क्लास 9th का चैप्टर है, ये फिज़िक्स का पार्ट है। इसमें एक्चुअली हम दो तरीके की चीज़ें कवर करने वाले हैं, ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के साथ साथ फ्लोटेशन भी कवर करेंगे। तो मैंने एक ही प्रेजेंटेशन में मैं आपको पूरा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। इसके न्यूमेरिकल्स एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने कंसेप्चुअल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, बट एक क्लास में अलग से रखूँगा इसमें न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्या होता है ग्रेविटेशन, समझ लेते हैं। भाई, ग्रेविटेशन शब्द कहाँ से आया है? ग्रेविटी से। ग्रेविटी काय में होती है? ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, वो होता है ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक ऐसा फिनोमिना है जो कि अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है वो होता है ग्रेविटी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ग्रेविटेशन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसे ग्रेविटेशन कहा गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। तो अभी हम अर्थ पे, तो अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के बाहर की बात हम अभी नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी चीज़ का। इफ़ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना भी चाहें तो भी वो एक सर्टेन हाइट के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लगते 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 वो एक सर्टेन हाइट तक तो पहुंच जाती है मोमेंटम की वजह से। सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो फिर से दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगती है, विच इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ग्रेविटेशन में भी द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस। ग्रेविटेशन आउटर स्पेस में दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आउटर स्पेस में भी ग्रेविटेशन काम करता है। जैसे हम जो सैटेलाइट्स हम मार्स पे भेज चुके हैं, वो सैटेलाइट्स जो हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जैसे मंगलयान है, तो ये सारी चीज़ें मार्स के ऑर्बिट में इसलिए घूम रही है क्योंकि मार्स का अपना एक खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मार्स का। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लेनेट का चक्कर कैसे लगा रहे हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बेसिक सा सिंपल एग्जांपल है। आपको क्या करना है, एक पत्थर लेना है, उस पत्थर को रस्सी से बांधना और उसको तेज़ी से घुमाना है। आप देखोगे कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पत्थर जो है एक सर्टेन डिस्टेंस में अपने आप ही आपके मतलब जो चक्कर है वो लगाना लगेगा, है ना। तो आपने जिस जगह पे रस्सी को पकड़ा हुआ है वो है आपका सेंटर पॉइंट, और जिस फोर्स से स्टोन घूम रहा है उस फोर्स को कहा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बेसिकली सेंटर में लगता है ना। जैसे यहाँ आप खड़े हो, ये रस्सी है और ये स्टोन है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, है ना। कितने डिस्टेंस पे लगेगा? तो जितनी बड़ी ये रस्सी होगी, ठीक है, उतने डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं। जैसे मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है ना। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
हाउ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड बाय द सन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर में से दो लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का जो नियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो फ्लोटेशन का पार्ट है, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए तब तक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ लेते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें 3 पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। क्या है वो 3 पॉइंट समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ी सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, एवरी पॉइंट मास इज अट्रैक्टेड बाय अनदर पॉइंट मास विद अ फोर्स। अब जो हर पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास से अट्रैक्टेड है यूनिवर्स में, है ना। अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी पॉइंट मास इज अट्रैक्टेड बाय अनदर पॉइंट मास, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों पॉइंट मासेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। देखो, मान लीजिए ये ए और बी 2 पॉइंट मासेस है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हमने एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना। हर बार प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन इस ग्रेविटेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ग्रेविटी से रिलेटेड ही उसका एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, एफ इज इक्वल टू, ये F1 F2 भूल जाओ, एफ इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर मान लीजिए डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो हमें पता है न्यूटन ही होगी ऑब्वियसली। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से ही हम जी की यूनिट का पता लगाते हैं। तो जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे आया देख लो इधर, शायद मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड इंसर्ट नहीं किया हूँ। देखो, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम जी को एक तरफ लिख देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ठीक है। तो अब देखो, एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। फिर एम इंटू मास की यूनिट तो सेम ही रहेगी, एम इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा अगर सेम मास है तो, है ना। सेम मास है तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी यूनिट हो गई, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट भी किया हुआ है। आप देखो, ये रेड से मैंने जी की वैल्यू को हाईलाइट किया हुआ है। जी की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरना, बस शुद्ध हिंदी में समझे तो टपकना, है ना। ठीक है, तो समझ आया। अगर आप बॉल का मैंने एक अच्छा एग्जांपल ले लिया है ना, तो चलो फ्री फॉल को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो फ्री फॉल क्या होता है, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ पे अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट गिरता है ना, तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, है ना। अब उसको हम साधारण एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, अब उस एक्सेलरेशन का नाम हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट एक्सेलरेशन जैसी ही होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमारा फोर्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना, याद करो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इस चीज़ को, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इस चीज़ को डराइव किया था, F इक्वल टू ma। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए एक बार और, है ना। तो अब यहाँ पे एक ही जगह पे हम फ्री फॉल के में क्या रखेंगे, F इक्वल टू mg रखेंगे। तो अब यहाँ से हम स्मॉल g की, देखो अब m, ये F इक्वल टू mg, ये F इक्वल टू mg, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये वाले फॉर्मूले के इक्वलेंट। फोर्स तो फोर्स है ना, फोर्स सब जगह एक सा ही है। ठीक है, तो अब हमारी g की वैल्यू आ जाएगी gm/d²। ठीक है, m इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, समझ आया। चलिए और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी g की वैल्यू आएगी, g इक्वल टू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा हमारा g का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना मास के बारे में। देखो मास जो होता है ना, mass of a body is a measure of inertia. If a mass of a body is more, its inertia is more, है ना। तो अगर मास जो होता है वो इनर्शिया का मेजर होता है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, वही अपना रस्सी, धागा, एक रोप लेना, उसके एक एंड पे पत्थर बांधना छोटा सा, ठीक है, और उसको घुमाना। तो उसको घुमाने से रोकने में तुमको बहुत तेज़ी से घुमाना, ठीक है। फिर सेकंड उसका इनर्शिया मेजर करना कि तुम्हें उसे स्टॉप करने में कितना टाइम लग रहा है ना। और फिर एक उसी रस्सी से फिर दूसरी बार ईंट बांध देना या थोड़ा बड़ा पत्थर बांध देना, है ना। फिर उसको घुमाना और फिर नोट करना कि तुम्हें उसको स्टॉप करने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो तुम्हें ऑब्ज़र्व होगा, तुम्हारे जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो मैं तुमको बता देता हूँ। तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि ईंट को स्टॉप करने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज़ उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है इसलिए इनर्शिया भी ज़्यादा है। मास की यूनिट समझ लो, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, है ना। अब हमें समझना है वेट के बारे में। वेट क्या होता है, वज़न, है ना। अब वेट को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, है ना। जिस फोर्स से अर्थ जो है वो बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है वो होगा वेट, ठीक है।
तो द फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ डिपेंड ऑन इट्स मास एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो, अब वो जो फोर्स है जिससे बॉडी अट्रैक्ट हो रही है अर्थ के द्वारा, वो मास पे डिपेंड करेगा और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फोर्स का, फोर्स इक्वल टू एम जी। तो फोर्स वही है जो वेट, वही है जो फोर्स है, तो एफ के जगह पे अब हम वेट रख देंगे, है ना, डब्ल्यू रख देंगे। तो वेट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एम जी। ये हमारा वेट का फॉर्मूला बन गया, है ना, ये एम जी, ठीक है। अब वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, वज़न तो हम बोल देते हैं केजीज है, लेकिन केजी नहीं होता है वज़न, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। तो इसलिए वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। वेट क्या है, फोर्स ही है ना एक्चुअली, जिसके द्वारा अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रही है ना। तो वेट क्या है, फोर्स है, तो वेट की यूनिट क्या होगी, वही जो फोर्स की होगी, न्यूटन, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है। देखो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, ठीक है। तो मैं तुमको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अच्छा, ये यूनिवर्सल लॉ का जो हमने पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ये क्यों पढ़ा, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसकी ज़रूरत इसलिए, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो अर्थ है हमारी, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बाइंडिंग ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। हम अर्थ पे टिके हुए हैं, हर बार हम अर्थ पे चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे सही सलामत रखे हुए हैं। इसका कारण क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशन, है ना। अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे अपन। हाँ, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वेट ऑफ अर्थ, वेट एट अर्थ इज इक्वल टू, नहीं गड़बड़ हो गया, मून पे वेट किसी ऑब्जेक्ट का वो बराबर होगा 1/6 ऑफ वेट एट अर्थ। अर्थ पे जितना वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 वेट होगा, मतलब आपका जो वेट है वो 1/6 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो वेट आपका मून पे बहुत कम लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है फ्लोटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो फ्लोटेशन में हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है थ्रस्ट के बारे में। क्या होता है थ्रस्ट, देखो ध्यान देना। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जैसे अगर आप किसी एक पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाओगे ना, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना बहुत तेज़ी से, तो वो कहलाए, बिल्कुल सॉरी, पॉइंट पे नहीं, किसी एक पॉइंट पे नहीं, एक सरफेस पे आप एक परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाओगे तो वो थ्रस्ट है ना। और ऐसे ही फोर्स लगा दोगे पर यूनिट एरिया तो वो प्रेशर है ना। थ्रस्ट और प्रेशर आपस में रिलेटेड हैं, बस थोड़ा सा डेफिनेशन का फ़र्क है ना। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन लूज सैंड इज़ लार्जर वाइल स्टैंडिंग दैन वाइल लाइंग डाउन, है ना। तो थ्रस्ट का जो लूज सैंड के ऊपर जो असर इफ़ेक्ट होता है ना, वो खड़े हो, जैसे अगर हम लूज सैंड के ऊपर अगर खड़े रहेंगे तो थ्रस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होगा, बजाय
अगर हम लूज सैंड के ऊपर लेटे हुए रहेंगे। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा। अच्छा, प्रेशर की डेफिनेशन बता दूं तो प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। थ्रस्ट भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। फोर्स जो हमारा लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना, तो वो थ्रस्ट है हमारा। ठीक है। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल नाम से भी जाना जाता है। पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिनके नाम के सम्मान में इस यूनिट को रखा गया है। पास्कल्स लॉ, आप अगर मैथ्स लेते हैं तो 11th में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेट मैंने आपको बता दिया, थ्रस्ट बता दिया, प्रेशर बता दिया। अब हमें समझने हैं प्रेशर के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। जैसे द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग और अ डैम हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया। किसी भी बिल्डिंग या डैम का जो फाउंडेशन होता है उसका जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्यों? एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, है ना, इसलिए। समझे? अगर किसी ने डिस्कवरी चैनल का वो वीडियो देखा हो जिस पे बिल्डिंग के बनाने के बारे में बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, एक और प्रेशर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें मेंशन करने लायक नहीं थी प्रेजेंटेशन में, अदरवाइज प्रेजेंटेशन भी बड़ा हो जाता और वीडियो भी बड़ा हो जाता, तो इसलिए इसे हमें 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखो, एक और एस्पेक्ट क्या है, द टायर्स ऑफ अ बस और अ ट्रक हैव लार्जर विड्थ देन दोज ऑफ कार्स। तो कार से ज़्यादा चौड़े टायर ट्रक के क्यों रखे जाते हैं? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट और कैरी कर सकें और ग्राउंड में सिंक होने से बच सकें, है ना। अगर आप कार पे इतना सारा वेट रख देंगे तो हो सकता है वो पिचक जाए, है ना। सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि प्रेशर कम लगे, इसलिए। ठीक है। अब आप नेक्स्ट एक और एस्पेक्ट देखते हैं, कटिंग टूल्स को ही देख लीजिए। कटिंग टूल्स क्या करते हैं? शार्प पॉइंटेड होता है ना। अगर आप चिज़ल देखा होगा तो सामने से बिल्कुल पॉइंटेड होती है, मतलब सरफेस एरिया कम से कम रखते हैं। अगर वो सरफेस एरिया, अगर वो धार जो है वो चौड़ी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को काट पाएंगे? बिल्कुल नहीं काट पाएंगे, है ना। तो इसलिए इससे हमें क्या पता चलता है, लोअर द सरफेस एरिया हायर द साउंड, हायर द इफेक्ट ऑफ कट, है ना। गड़बड़ हो गया कुछ। नेल्स एंड पिन्स हैव पॉइंटेड एंड्स। नेल्स और पिन्स जो होती हैं इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तभी तो वो पेनिट्रेट कर पाती हैं क्लोथ को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना। Sleeping mattresses are so designed that when you lie on it, a large area of body comes in its contact. Sleeping mattresses को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो बॉडी का जो लार्ज सरफेस एरिया है वो उसके कांटेक्ट में आ सके। इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द बॉडी एंड स्लीपिंग बिकम्स कंफर्टेबल। In this way the sleeping mattress becomes comfortable, है ना। फिर नेक्स्ट एक और देखते हैं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है इन्हीं एस्पेक्ट पे, कि आपके जो स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो इतने चौड़े और इतने फोम से स्टफ्ड क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं, वाइड वुडन स्लीपर्स आर कैप्ट बिलो रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस के नीचे जो स्लीपर्स बिछाई जाती हैं वुडन की वो क्यों बिछाई जाती हैं? टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द रेलवे ट्रैक्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू ग्राउंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है।
अब हमें देखना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में किस तरह का प्रेशर होता है वो देखेंगे हम। ख्याल से आज ही ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, है। इसका पार्ट 2 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें समझना है बॉयंसी के बारे में, है ना। बॉयंसी क्या होती है, देखो आप किसी को अगर स्विमिंग आती होगी तो उसने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब अगर हमको स्विमिंग आती है तो अगर हम पानी के अंदर रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज हमें एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम अपने आप पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं ना। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड बॉयंसी और अपथ्रस्ट। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed in liquid, it experiences an upward force called buoyant force. This property is called buoyancy or upthrust, ठीक है। The force of gravity pulls। अब देखो ग्रेविटी तो चाहती है कि ऑब्जेक्ट नीचे आए, लेकिन पानी का जैसे हम पानी का एग्जांपल लेते हैं जनरली, पानी का जो buoyant फोर्स होता है वो उसे उस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा फोर्स से ऊपर पुश करता है। तो इसीलिए जो बॉडी है वो फ्लोट कर पाती है, ठीक है। फिर इसके बाद बॉडी के फ्लोट करने में और सिंक करने में हम सरफेस एरिया का फिनोमेना देखेंगे। और क्या देखना है अभी हमको, डेंसिटी का भी एक फिनोमेना होता है बॉडी के फ्लोट करने में और सिंक करने में, मतलब तैरने में और डूबने में। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक क्यों करता है पानी में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक डेमो दिया था अभी लास्ट स्लाइड में। चलो आगे देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, मतलब डूबेगा। कैसे होता है ये समझो। एक पिन लो, आयरन नेल लो, कील लो, उसको पानी भरे हुए ग्लास में उसको ड्रॉप करो तो वो कील जो है वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि कील की डेंसिटी, आयरन नेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट आप एक कॉर्क का टुकड़ा लो। एक कॉर्क एक मटेरियल होता है, तो कॉर्क का एक टुकड़ा लो और उसको पानी पे डालो तो वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद 2-4 स्लाइड और हैं बस। हाँ, चलो अब देखो, ध्यान दो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम एक वो समझ लेते हैं स्टेटमेंट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज immersed partially or wholly in a liquid at rest, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced। तो इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफ्स भी इंसर्ट किए हुए हैं अपने स्लाइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, पहले एक वेइंग बैलेंस से एक डेड वेट को हैंग किया हुआ है ना। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हमने इस डेड वेट स्टोन को बांध के हैंग किया हुआ है। अब अभी तो ये पानी के बाहर और बीकर में पानी भरा हुआ है, तो इसके वेट की वजह से जो पानी डिस्प्लेस होगा उसकी मेजरमेंट हम इसमें लेंगे, है ना। तो अब इसकी रीडिंग को देखने के लिए आप सेकंड वाला डायग्राम देखिए, ये वाला। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले जब हमने उसका डेड वेट लिया, वेट मेजर किया उसका स्टोन का, तो 0.67 न्यूटन्स आ रहा था। और जब उसे पानी में डाला ना, जब उसे पानी में फुल्ली इमर्स कर दिया, तो पानी के बॉयंट फोर्स की वजह से जो उसका जो वेट है वो उसकी रीडिंग कम आई, है ना।
और बॉयंट फोर्स की वजह से कुछ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस भी हुआ है कुछ अमाउंट ऑफ, है ना। उसका वेट हमने यहाँ पे न्यूटन्स में ले लिया। यहाँ वेइंग बैलेंस के ऊपर एक बीकर और रखा है कि वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इतनी बड़ी थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आर्किमिडीज, ठीक है, जिनका नाम क्या था, आर्किमिडीज। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें समझना है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी बोल सकते हैं। देखो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है ये एक्चुअली गलत में प्रिंट हो गया है, इसको आप ध्यान में ना लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और उसके वैल्यू क्या होती है ये भी आपको बतानी है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दिस वेलोसिटी चेंज प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट विच इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। द ग्रेविटी बेस्ड एक्सेलरेशन वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनसे हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं जो छूट गए हैं वो हमारे कवर अप भी हो जाएंगे, हैं। चलो आगे देखते हैं। वाई इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। द मून्स मास इज 1/100 टाइम्स एंड 1/4 टाइम्स द अर्थ रेडियस। मून का मास जो है वो 1/100 टाइम्स है अर्थ का और 1/4 टाइम्स है अर्थ रेडियस। द मून की रेडियस जो है वो 1/4 है अर्थ के रेडियस की, 1/4 है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हेन कंपेयर टू द अर्थ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/6। तो इसी चीज़ को कंपेयर करके हमने जो एक बेसिक फार्मूला जो निकाला है, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स वेट ऑन द मून इज 1/6 टू द अर्थ्स वेट, अर्थ इट्स वेट ऑन अर्थ, ऐसा समझो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सबसे इसको IM पे लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। चलो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल फिल्ड इन है वो होगा मास। और उस मास को कितने फोर्स से अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है वो होगा उसका वेट, ठीक है। अब मास जो होता है वो इनर्शिया का मेजर होता है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड वेट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या होता है, ग्रेविटी का मेजर होता है, ठीक है। मास इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द SI यूनिट, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बोल बोल के थक गया हूँ मैं। चलो छोड़ो, मुझे कोई ब्रेक वेक नहीं लेना है, तो चलो अपन तो आगे देख लेते हैं। अब देखो मास की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और
वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, वेट की एसआई यूनिट वही होती है जो फोर्स की यूनिट होती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, है ना। नहीं तो वजन हमारा 50 किलो है, 50 किलो नहीं है, 50 न्यूटन है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे ना तो तुम्हारा एक्चुअल मास आ जाएगा। जैसे अगर किसी इंसान का वजन 70 किलो 70 न्यूटन है और उसको मास में हमें मास निकालना है कि उसमें मास कितना एक्चुअल में, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो उसका मास आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये है वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था ना कि प्रेशर का जो एक वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैंने बताया था ना कि स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं मेड अप ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, थोड़े चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। इट इज़ टफ टू कैरी अ स्कूल बैग और कॉलेज बैग हैविंग अ स्किनी स्ट्रैप as a result of the pressure on the shoulders and sort of giant. This can be as a result of pressure is periodically proportional to the expanse on that the force acts. The smaller is that the surface area, the larger going to be the pressure. तो उसका जो आंसर है वो यही है कि भाई जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर पतली सी स्ट्रैप होता बैग का तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता और बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर्स में पेन होने लगता, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे जो स्कूल बैग और कॉलेज बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो थोड़े से चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। इसमें एक दो टॉपिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद छूट गए हैं। अगर छूट गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए और मुझे अगर याद आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इस लॉकडाउन के समय में भी आपकी पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।